हिंदी साहित्य के अनुपम सफ़र में आपका स्वागत है। कहानियों की इस अनवरत गाथा में आज प्रस्तुत हो रही है कहानी सुप्रसिद्ध कहानीकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की एक बहुत ही अलौकिक कृति जिसका नाम है राजू का साहस। यूँ तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी रचनाएं बंगला भाषा में लिखी, परंतु बंगला में अत्यधिक लोकप्रियता हासिल करने के बाद उनकी गाथाओं को हिंदी में अनुवादित किया गया। तो वही हिंदी रूपांतरण आपके सामने प्रस्तुत है कहानी राजू का साहस। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपसे विनम्र आग्रह है कि इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक हिंदी साहित्य और उससे जुड़े अलौकिक संपूर्ण साहित्य की गाथाएं अनवरत रूप से पहुंचती रहे। तो लीजिए शुरू करते हैं कहानी राजू का साहस। कवि सम्राट नरेंद्र देव के साथ एक दिन बाबू शरत चंद्र बैठे चाय पी रहे थे। बात चल रही थी श्रीकांत के एक चरित्र नायक इंद्रनाथ के बारे में। शरत चंद्र बोले, इंद्रनाथ बनाम राजू कितना साहसी था यह समझना मेरे लिए कठिन है। स्वयं तुम भी उसे अच्छी तरह नहीं समझ पाओगे। जहां हम भय से पीपल के पत्ते की तरह कांप उठते थे, वहां वह कूदकर सबसे आगे आ जाता था। भय क्या होता है जैसे वह जानता ही नहीं था। लगे हाथ बचपन की एक कहानी आप लोगों को मैं सुना देता हूँ। उन दिनों मैं स्कूल में छात्र था। राजू स्कूल छोड़ देने के बाद जन सेवा में लगा रहता था। जब किसी पर कोई भी मुसीबत आई उससे उसे मुक्त कराना, किसी बीमार की सेवा करना, कौन कहाँ पर गया उसकी दाह क्रिया आदि कार्य, यह सभी काम वह दिन रात किया करता था। मैं राजू का दाहिना हाथ था। आवश्यकता पड़ने पर राजू मुझे बुला लेता था। दाह संस्कार वाला कार्य अकेले न कर पाने के कारण उसे मेरी आवश्यकता अवश्य पड़ती थी। एक बार डिठवन एकादशी के दिन हमारे मामा के यहाँ नाटक खेला जा रहा था। कलकत्ता से पार्टी आई थी। गांव के सभी लोग आए थे। मैं एक कोने में बैठा बड़ी तन्मयता से नाटक देख रहा था। ठीक उसी समय न जाने कहाँ से राजू आया और बोला, यहाँ जाओ सुनो। मैं बाहर चला आया। राजू ने कहा, उस टोले में तारापत का लड़का हैजे की बीमारी से अभी अभी मर गया है। छोटा सा बच्चा है, केवल 3 साल का। काफ़ी कोशिश की पर बच नहीं सका। एक ही लड़का था, बेचारा हैजे से चल बसा। अब तारापद और उसकी पत्नी दोनों लाश को लेकर आसमान सिर पर उठा रहे हैं। मेरी समझ से इस छूत की बीमारी की लाश उनके निकट रहने देना ठीक नहीं। सोच रहा हूँ इसी समय शमशान ले चलूँ। गांव के सभी लोग तो नाटक देख रहे हैं, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। चल तू मेरे साथ चल। बिना किसी प्रकार का प्रतिवाद किए मैं चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। वहीं तक नाटक देखना भाग्य में बदा था। तारापद और उसकी पत्नी को दिलासा देकर किसी तरह से बच्चे की लाश हम लोगों ने अपने कब्जे में ली। उसके बाद हम गांव के शमशान की ओर चल पड़े। उस समय रात का 1 बज चुका था। रास्ते में मैंने कहा, एक लालटेन ले लेते तो अच्छा होता। राजू ने कहा, अच्छा तो होता, पर इस समय मिलेगी कहाँ? घर में कौन बैठा है? मेरे पास दिया सलाई है, जरूरत पड़ने पर इसी से काम चल जाएगा। प्रत्युत्तर में मैंने कुछ नहीं कहा। मृत बच्चे को गोद में लिए राजू आगे आगे चल रहा था। उसके पीछे पीछे मैं था। गंगा के किनारे शमशान है।
जितना विराट है उतना ही एकांत व सुनसान भी। लोग यहाँ दिन में भी आने से डरते हैं। आसपास काफी दूर तक कोई गांव या झोपड़ी नहीं है। नाम के लिए 2-4 खजूर और कटहल के पेड़ हैं। अन्यथा जितनी दूर तक निगाहें फेंकिए केवल बालू ही बालू दिखाई देती है। शमशान के बीचों बीच में एक घास फूस की झोपड़ी थी। शमशान यात्री इसी झोपड़ी में धूप और बरसात के समय आराम करते थे। एक ओर जहां यह झोपड़ी लोगों के लिए बनाई गई थी, वहीं दूसरी ओर लोग शमशान स्थित इस झोपड़ी में भूतों का अड्डा है कहा करते थे। रात की बात छोड़िए, दिन में भी कोई उस झोपड़ी के भीतर अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। राजू इन सब फिजूल बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह सीधे उस झोपड़ी में घुस गया। हालांकि मैं भी उसके पीछे पीछे उस झोपड़ी में आया, लेकिन स्वाभाविक रूप में नहीं। मुझे अनुभव हो रहा था जैसे कोई मेरे हाथ पैर कसकर पकड़े हुए है। साथ में राजू था, इसलिए कुछ हिम्मत बंधी थी। जमीन पर लाश रखते हुए राजू ने कहा, काफी देर से बीड़ी नहीं पी है, चल पहले एक एक बीड़ी पी ली जाए, इसके बाद अपना काम करेंगे, क्यों ठीक है ना? राजू के प्रश्न का उत्तर मैं देने ही वाला था कि अंधकार में झोपड़ी के अंदर स्पष्ट रूप से यह आवाज़ सुनाई दी, क्या एक बीड़ी मुझे भी दे सकते हो? उस समय मेरी हालत कैसी हो गई इसकी कल्पना तुम कर सकते हो। सिर के बाल तकवे की तरह खड़े हो गए। डर से सारा बदन पसीने से तरबतर हो गया। लेकिन राजू ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? उत्तर आया, मैं हूँ। कहते हुए राजू ने दिया सलाई जलाई। उस रोशनी में हमने देखा हमारे पास ही एक मैले बिस्तर पर मनुष्य की तरह एक आकृति पसरी हुई है। सिर से पैर तक सारा बदन कपड़ों से ढका हुआ है। राजू ने अच्छी तरह देखने के बाद कहा, अरे यह तो एक और मुर्दा है, पता नहीं कौन ले आया है, शायद लकड़ी की तलाश में है। तभी पुनः आवाज आई, नहीं बेटा, मैं मुर्दा नहीं हूं। इस बार अत्यधिक भय के कारण मैं राजू से लिपट गया। मेरी जबान तालू से चिपक गई, भय से जबाड़ी लग गई। लेकिन राजू, वाह रे राजू, धन्य है तू। उसने पुनः निर्भय भाव से पूछा, तब तुम कौन हो? दिया सलाई की पहली तीली बुझ गई थी। राजू ने दूसरी जलाई। इस बार गौर करने पर यह आवाज़ गंदे कपड़ों के भीतर से आई। मैं गंगा यात्री हूँ बेटा, राजू ने मुझे ढांढस बंधाते हुए कहा। डरने की बात नहीं है रे, यह मुर्दा नहीं, गंगा यात्री जो मरणासन्न हो जाते हैं, उनका अंतिम समय निकट जानकर लोग उसे जीवित अवस्था में ही शमशान में ले जाते हैं ताकि उन्हें सद्गति प्राप्त हो है। इस बार राजू ने एक बीड़ी सुलगाकर उसके मुंह में लगा दी। बीड़ी का एक कस लेते हुए वृद्ध ने परम तृप्ति के साथ कहा, ओह जान बची, कई दिन हुए आया हूँ, मांगने पर कोई बीड़ी भी नहीं पिलाता, सब के सब कमीने हैं। अब राजू ने वृद्ध से सवाल करना शुरू किए, कितने दिन हुए यहाँ आए हो? तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? वे लोग कहाँ गए? बूढ़े ने कहा, 3 दिन हुए, मौत नहीं आ रही है। मेरे 2 नाती और एक पड़ोसी मुझे यहाँ ले आए हैं। वे लोग भी मेरे साथ यहाँ थे। आज न जाने कहाँ पास ही के कलकत्ते से कोई नाटक कंपनी आई है, वहाँ वे लोग नाटक देखने चले गए हैं। मैं जल्दी मर नहीं रहा हूँ, यह देखकर सभी मुझ पर बुरी तरह नाराज है। कहते हैं सोचा था बुढ़ा जल्दी चल बसेगा, लेकिन यहाँ तो
गंगा किनारे की हवा खाकर चंगा हो रहा है, मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या बदा है, न जाने क्या होगा। एक बार गंगा यात्री बन जाने पर सुना है घर वापस नहीं जाना चाहिए। राजू ने कहा, कौन कहता है कि घर वापस नहीं जाना चाहिए? आपको देखने से यह नहीं लगता कि आप मरने वाले हैं। अभी तो आप काफ़ी स्वस्थ है। आपका घर कहाँ है? चलिए घर लौट चलिए, हम लोग आपको ले जाएंगे, वरना घर वापस नहीं जाना चाहिए कहकर जो लोग आपको यहाँ ले आए हैं शायद वही आपका गला दबा देंगे। वृद्ध ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो बेटा। कई दिनों से यही बात कहकर वे लोग मुझे डरा रहे हैं, पता नहीं कब गला दबा दे। राजू ने कहा, खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपना काम समाप्त कर ले, इसके बाद अपने साथ आपको ले चलेंगे। आज की रात आप मेरे यहाँ रहिएगा, कल सुबह आपको छोड़ आएंगे। तारापद के मृत लड़के को हमने जमीन में दफना दिया। इसके बाद राजू गंगा में गोता लगाकर वापस आया। मुझसे बोला, तू यह सब कपड़ा बिछोना उठा ले। जाते समय जैसा गया था आते समय भी उसी तरह आया। राजू वृद्ध को पीठ पर लादे चल रहा था और उसके पीछे पीछे मैं कपड़ा बिछोना आदि लादे चल रहा था। मामा के घर के पास आने पर देखा नाटक अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो यह थी कहानी राजू का साहस। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे ताकि आप तक वे सभी रोचक कहानियाँ सबसे पहले प्रस्तुत हो जाए। कहानी में अभी तक बनने के लिए आप सभी श्रोताओं का पूरे दिल से धन्यवाद।